हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों को देखना है प्रैक्टिस सेट का जो है 31 और वेक्टर अलजेब्रा का हम लोगों को लास्ट लेक्चर आज देखना है, लेक्चर नंबर 3। इसमें हम लोग दो चीज़ को कवर करेंगे, एक दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न और एक जो सबसे हायर में पूछे जाते हैं लॉन्ग में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न का। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि वेक्टर OA इक्वल टू 3i का कैप प्लस 2j का कैप माइनस k का कैप तथा वेक्टर OB इक्वल टू i कैप प्लस 3j का कैप माइनस k का कैप हो तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये 2018 में पूछा गया सवाल है। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल का मतलब कि पहले मैं एक ट्राइंगल बना करके दिखाता हूँ। ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पर लिखा गया है O और ये A और ये B। तो हमको क्या दिया है? वेक्टर OA यानी कि ये दिया है, वेक्टर OB यानी कि ये दिया है। और हम जानते हैं किसी त्रिभुज की अगर दो संलग्न भुजाओं के वेक्टर अगर हमको मालूम हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ लिख देंगे OA क्रॉस OB। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, वेक्टर OA क्रॉस वेक्टर OB की वैल्यू निकाल दे रहे हैं। कैसे लिख देंगे? I कैप J कैप K कैप और OA में है 3 2 -1 1 3 -1। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये और ये छूटेगा तो -2 और +3 I का कैप माइनस ये और ये छोड़ लेंगे तो -3 और +1 हो जाएगा। J का कैप प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये और ये छूट जाएगा 9 -2 यानी कि 9 -2 K का कैप। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा I का कैप और ये +2 J का कैप और +7 K का कैप। तो लिख देंगे इसलिए एरिया ऑफ OAB इक्वल टू हाफ OA क्रॉस OB का मॉड। यह हाफ यहाँ पर इसका मॉड निकाल दें तो 1 और 2 दूना के 4 और 7 सते 49। तो हो जाएगा 7 सते 49 यानी कि ये कितना हो जाएगा? 54। 27 दूना के 54 तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और 3 इसको अगर लिख देंगे 3 तिली के 9 चौगुच ऐसे 54 है ना, तो 3 तिली के 9 तिरिके 27 दूना के 54 तब तो ये निकल गया 9 छके 54। तो 3 यहाँ पर लिख रहे हैं 3 और √6 वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रदर्शित कीजिए कि सदिशों 2i का कैप प्लस j का कैप प्लस 3k का कैप और 3i का कैप माइनस 2j का कैप प्लस k का कैप के बीच का कोण 60 अंश है। तो यानी कि हमको ये प्रूव करना है, ये दिया है ये और सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि वेक्टर A तथा वेक्टर B के बीच का कोण इक्वल टू 60 डिग्री। तो एकदम सिंपल, ये तो सब लगाने वाले सवाल हमको नहीं है लेकिन स्टार्ट कर दिए हैं, स्टार्ट किए भी तो लगा दे रहे हैं। तो क्या होता है, चूंकि A डॉट B इक्वल टू मॉड वेक्टर A मॉड वेक्टर B cos थीटा होता है। तो यहाँ से आ जाएगा A डॉट B कितना हो जाएगा 6 -2 +3 और ये कितना हो जाएगा करड़ी में 4 1 9 4 1 9 फिर ये करड़ी में 9 4 1 9 4 1 और ये हो जाएगा cos थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा 36 9 7 हो जाएगा, ये 7 और ये कितना हो जाएगा 9 4 13 और 1 14 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 14 क्योंकि करड़ी में 14 गुणे करड़ी में 14 कड़ी गायब हो जाएगी तो हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू। तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो दिस इम्प्लाइड थीटा बराबर 60 डिग्री। ये हमको दिखाना प्रूफ। आगे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में लैम्डा के किस मान के लिए सदिश लैम्डा I का कैप माइनस J का कैप प्लस K का कैप और दूसरा वेक्टर है I का कैप प्लस 2J का कैप माइनस 3K का कैप और वेक्टर C है 3I का कैप माइनस 4J का कैप प्लस 5K का कैप एक समतलीय हैं। तो लैम्डा की वैल्यू पूछी जा रही है जिससे कि ये तीनों वेक्टर क्या हैं, कोप्लानर हैं, एक समतलीय हैं, एक प्लेन में है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि
वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी क्या है, एक समतलीय है, एक समतलीय है। इसलिए बॉक्स ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। बॉक्स ए बी सी का मतलब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पर लैम्डा -1 1 1 2 -3 3 -4 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। बस सॉल्व कर लें इसको, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू ये और ये छूटेगा तो हो जाएगा 10 और -4 3 12 -1 तो +1 हो जाएगा, ये और ये छूट जाएगा तो 5 + 9 हो जाएगा, ये 5 + 9 और +1 इंटू ये हो जाएगा, ये और ये छूट जाएगा तो -4 -6 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा -2 लैम्डा और +9 5 14 -6 4 10 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2 लैम्डा इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइड लैम्डा बराबर 2। ये हमसे पूछा जा रहा था कि लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यहाँ पर ये दिया है हमको क्या, यदि सदिश ए आई का कैप प्लस जे का कैप प्लस 3k का कैप और 3i का कैप -2j का कैप प्लस k का कैप के बीच का कोण 60 अंश हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इन दोनों सदिशों के बीच का कोण हमको दिया गया है तो हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चूंकि होता क्या है, चूंकि इन दोनों का मतलब कि cos थीटा की अगर बात करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो 3a - 2 + 3 और बटे में दोनों के मॉडुलस में निकाल दूं तो कितना आ जाएगा, a² + 1 + 9 और ये क्या हो जाएगा 9 + 4 + 1 और cos यहाँ पर हो जाएगा 60, cos यहाँ पर लिख रहे हैं cos 60 इक्वल टू ये 3a + 1 हो जाएगा और बटे में √a² + 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 4 13 1 14 करली में 14 हो जाएगा और cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो 1/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 3a + 1k और नीचे कितना हो जाएगा √a² + 10 और ये हो जाएगा कितना के करड़ी में 14 के। दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं तो वर्ग अगर कर देंगे a का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 1/2 का 1/4 और ये हो जाएगा 9a² + 6a + 1 a² + 10 और ये क्या हो जाएगा 14। 2 से काट लें, 2 7 14। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 2 से इसको काट देंगे 2 दूना 4 हो 2 से 14, इसको इधर कर दें तो हो जाएगा 7a² + 10 7 70 इक्वल टू 18a² + 12a और +2 हो जाएगा। सबको एक साइड कर दे रहे हैं इधर तो हो जाएगा 11a² + 12a और -68 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब हम थोड़ा सा इसको चेक कर ले रहे हैं, 11 को और 68 का ऐसा 2 फैक्टर कर दें जिससे कि घटाकर कितना आ जाए 12 आ जाए। चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए तो देखते हैं, ये जो है 11 और गुणे 68 को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 गुणे 34 दूना के 68 यानी कि 2 गुणे 17 इसको लिखा जा सकता है 17 चौके 68। अब हमको बनाना है घटा करके कितना लेना है 12 लेना है तो इन दोनों को एक साथ कर लें, इन दोनों को एक साथ कर लें। देख लें 11 दूना के 22 और 17 दूना के 34, 34 में से 22 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 12। तो इसलिए क्या बन गया 11a² और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 34a - 22a और ये माइनस हो जाएगा 68 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा a कॉमन कर लेंगे तो 11a और प्लस 33 और माइनस यहाँ से कॉमन कर लेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 11a + 34 हो जाएगा इक्वल टू 0 यानी कि 11a + 34 और यहाँ से आ जाएगा a - 2 इक्वल टू 0। तो a का मान आ जाएगा एक a बराबर कितना आ जाएगा
34/11 और दूसरा a का माना जाएगा 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चल देखते हैं। कई बार इसको पूछा गया है 2014, 2023, 2014 में। तो कह रहा है इकाई सदिशों a का वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c के लिए यदि a प्लस बी प्लस सी वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर 0 तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो देखते हैं। ये इकाई सदिश है, इसका मतलब इसका जो मॉडुलस हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो चलो देखते हैं। चूँकि हमारे पास क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0, ये है इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो कोई समस्या नहीं है। मॉड का स्क्वायर इसको कर सकते हैं, मैंने दोनों पक्षों का वर्क कर दिए हैं। ये अगर हमारे पास है तो दिस इम्प्लाइड मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्क कर दें तो ऐसा हो जाएगा। अब ये फार्मूला होता है वेक्टर a के मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर b के मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर c के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a और इक्वल टू ये 0 रहेगा, सॉरी। तो अब वर्क कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि इसका वर्क कर देंगे तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी, तो इक्वल टू 0 कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 1 और प्लस 1 और ये प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c और प्लस c डॉट a और इक्वल टू कितना है, 0। तो यहाँ से आ जाएगा दिस इम्प्लाइड a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा और बटे में ये 2 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, इसको 2016 और 2019 में पूछा गया है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं 1 1 2 2 3 5 1 5 5। तो मैं उसको लेट कर लिया हूँ, मतलब कि त्रिभुज के शीर्षों के अगर वो निर्देशांक है तो त्रिभुज अगर ABC हो तो A का कोऑर्डिनेट ये मान लें, B का कोऑर्डिनेट ये, C का कोऑर्डिनेट ये, और यहाँ पर बना दिए हैं। तो अगर हमको निकालना हो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो या तो हमको AB AC चाहिए, या तो वेक्टर B वेक्टर BC चाहिए, या तो वेक्टर C वेक्टर CB चाहिए। तो ये निकाल रहे हैं। चूँकि वेक्टर AB इक्वल टू तो OB माइनस OA, तो 2 में से 1 जाएगा I का कैप, 3 में से 1 जाएगा 2 J का कैप और 5 में से 1 जाएगा 4 K का कैप। चलें अब उसके बाद निकाल दे रहे हैं प्लस है AC वेक्टर AC, तो OC माइनस OA, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 I का कैप और इसमें से इसको घटा के देंगे तो प्लस 4 J का कैप और इसमें से इसको प्लस 4 K का कैप हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर एक चीज़ और निकाल रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी AB क्रॉस AC के। तो यहाँ पर हो जाएगा I का कैप प्लस J का कैप, सॉरी I J K का कैप। I का गुणांक हो जाएगा इसमें से 1 2 4 और यहाँ से क्या आ जाएगा 0 4 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व अगर कर लेंगे तो आ जाएगा ये और ये छोड़ देंगे 8 माइनस 16, चलो गुणा के 8 माइनस 16 I का कैप माइनस ये छोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 0 J का कैप प्लस ये हो जाएगा, ये छोड़ देंगे ये तो 4 माइनस 0 K का कैप। इसको सॉल्व कर देंगे तो -8 I का कैप माइनस 4 J का कैप प्लस 4 K का कैप है। क्या लाना है हमको, हाँ लिख देंगे, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ AB क्रॉस AC, ये हो जाएगा AB क्रॉस AC इक्वल टू ये अंडर रूट इस वेक्टर का मॉडुलस 8 8 64 4 चौके 16 और ये क्या हो जाएगा 4 चौके 16। तो इसमें से 9 तो 16 को बाहर कर लीजिए, तो 16 को बाहर कर ले तो हो जाएगा 4 और ये 2 और 16 चौके 4 हो जाएगा और प्लस 4 चौके
सॉरी 16 है तो एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 यानी कि 2 और ये √6 वर्ग इकाई। आगे चलते हैं। थोड़ा सा देख लें, यहाँ पर लिखते समय ये मिस्टेक हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। अगर इसी को हम 1 से रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस यहाँ पर 2 था, मैंने इसको क्या कर दिया 1 1 1 कर दिया है। तो यहाँ पर अगर 2 रहेगा तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे ना, ये आपके लिए हो जाएगा, ये कर लेंगे यहाँ पर 2 करके और इसको बदल करके सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सदिशों वेक्टर a बराबर 2i का कैप माइनस j का कैप प्लस k का कैप और वेक्टर b इक्वल टू 3i का कैप प्लस 4j का कैप माइनस k का कैप पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तथा उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए, कोण की ज्या ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले दोनों सदिशों पर लंब यूनिट वेक्टर निकालना है। तो दोनों सदिशों पर लंब यूनिट वेक्टर कितना होता है? अगर सिर्फ लंब सदिश पूछेगा तो a क्रॉस b, और लंब अगर इकाई सदिश पूछेगा तो a क्रॉस b अपन मॉड ऑफ a क्रॉस b। तो सबसे पहले a क्रॉस b तो निकालना पड़ेगा। तो a क्रॉस b बराबर कितना हो जाएगा, i कैप j कैप और ये k का कैप। तो ये हो जाएगा 2 -1 1 3 4 -1। अब ये हो जाएगा, ये और ये छोड़ लेंगे तो 1 - 4 i का कैप और माइनस ये छोड़ लेंगे तो -2 - 3 j का कैप और प्लस ये छोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 3 k का कैप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 i का कैप और ये हो जाएगा +5 j का कैप और ये +11 k का कैप। तो ये हो गया हमारा a क्रॉस b। लिख देंगे इसलिए a वेक्टर a तथा वेक्टर b पर लंब इकाई सदिश कितना हो जाएगा, इक्वल टू a क्रॉस b अपान मॉड ऑफ a क्रॉस b। कितना हो जाएगा a क्रॉस b की वैल्यू, और वो भी मैं बता दूं प्लस माइनस दोनों चिन्ह ले लेंगे, कोई गलती नहीं है, लेकिन एक प्लस वाला साइन इन जनरल आंसर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 -3i का कैप +5 j का कैप +11 k का कैप और बटे में 3 तिली के 9 5 × 5 = 25 +11 11 में 121। तो हो जाएगा -3i का कैप +5 j का कैप +11 k का कैप और बटे में कितना हो जाएगा, 121 में 25 अगर जोड़ देंगे, 34 जोड़ दे रहे हैं, 121 में कितना जोड़ दें, 34 जोड़ देंगे तो 155, करड़ी में 155। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें एक चीज और पूछा है, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। दोनों जो सदिश दिए गए हैं उनके बीच के कोण की ज्या पूछ रहे हैं, नहीं साइन थीटा पूछ रहा है। तो अब लिख देंगे माना वेक्टर a तथा वेक्टर b के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तब कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू मैं यहाँ पर समझा दूँ, जो a क्रॉस b होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो a क्रॉस b होता है वो होता है मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b साइन थीटा n का कैप। जब दोनों पक्षों का मॉड लेते हैं तो मॉड ऑफ a क्रॉस b और इक्वल टू कितना होता है, इसका तो मॉड लेने से कोई फर्क नहीं है और ये हो जाएगा साइन थीटा का भी कोई फर्क नहीं है, कितना, तो साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा a क्रॉस b और अपान a क्रॉस b का मॉड बटे मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b। बस यही हमको निकालना है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। a क्रॉस b का मॉड मैं a क्रॉस b निकाला हूँ, यही है, तो उसका मॉड यही है, करड़ी में 155 ये है, और बटे में मॉड ऑफ वेक्टर a निकाल दे रहे हैं तो हो जाएगा करड़ी में 2 दूना के 4 1 1 और फिर ये क्या हो जाएगा, 3 तिली के 9 16 1 9 16 1। तो ये हो जाएगा करड़ी में 155 और बटे में करड़ी में 6 और एक करड़ी में हो जाएगा 16 9 25 और 1 26। चाहे तो यहीं पर हम रहने देंगे, और नहीं तो थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कर सकते हैं। कैसे,
कैसे है, करड़ी में जो 155 इसको रहने दे रहे हैं और इसको 3 दूना 6 लिख देंगे और इसको 13 दूना के 26 लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा 13 अतिया 39, तो हो जाएगा 2 और करड़ी में 39 हो जाएगा। ये यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं। और अगर ये कट जाएगा 39 से 13 कट जाएगा, ठीक नहीं तो यहीं पर उत्तर छोड़ देंगे। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 8 में कह रहा है कि यदि थीटा 2 शेषों आई का कैप प्लस आई का कैप माइनस 2j का कैप प्लस 3k का कैप और 3i का कैप माइनस 2j का कैप प्लस k का कैप के बीच का कोण है तो साइन थीटा का मान ज्ञात। फिर अभी जो भी जस्ट सवाल लगाए हैं 7वां सवाल वही सवाल है, साइन थीटा का मान पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये दिया है तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कितना, मॉड ऑफ a क्रॉस b और अपान में मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b। सॉल्व कर लेंगे, आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल है सदिशों आई कैप माइनस 2j का कैप प्लस 3k का कैप 3i का कैप माइनस 2j का कैप प्लस k का कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो दोनों ही तरीके से निकाल सकते हैं, साइन थीटा के फार्मूले से भी और कास थीटा के फार्मूले से। तो अगर कास थीटा का प्रयोग करें, मान ले रहे हैं दोनों सदिशों के बीच का कोण अगर थीटा है तो कास थीटा और क्या होता है a डॉट b अपान मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b। और अगर यहाँ से निकाल देंगे इस फार्मूले से तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ a क्रॉस b और अपान मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b। तो दोनों के प्रयोग से निकाला जा सकता है। तो ये आसान होता है इसलिए बार बार इसी का प्रयोग कर लेते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो a डॉट b करेंगे तो 3 और ये प्लस 4 प्लस 3 और बटे में कितना हो जाएगा 1 4 9 और ये भी हो जाएगा 9 4 1 3 3 6 4 10 और बटे में कितना हो जाएगा 14 तो हो जाएगा 2 5 10 2 7 14। ये कास थीटा का माना गया तो दिस इम्प्लाइड थीटा बराबर कितना आ जाएगा कास इनवर्स 5 बटे में 7। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 10 सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है यदि वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b प्लस 3 वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर 0 तो सिद्ध करें कि a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a इक्वल टू, मतलब इसका जो मान होगा 6 इंटू बी क्रॉस c होगा या तो 2 इंटू ए क्रॉस बी होगा या तो 3 इंटू सी क्रॉस ए होगा। तो अगर हमसे बस पूछता कि इसका मान ज्ञात कीजिए तो हम ये आंसर दे देना चाहिए, आंसर देना चाहिए, कोई भी एक दे रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि इसका मान या तो ये या तो ये या तो ये, तीनों दिखाने की जरूरत पड़ेगी हमको। तो सिंपल सी बात है, मैंने कल ही इसको सॉल्व किया था, कल के क्लास में इसको मैंने बताया था, इसका मान ये मैं ला करके दिखा चुका था। लेकिन कह रहा है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं, चूंकि हमारे पास ये क्या है, चूंकि है वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b प्लस 3 वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर 0। तो अगर हम यहाँ से क्या करते हैं कि a का मान निकाल देंगे तो b क्रॉस मैंने b और c में आएगा तो b और c में ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से b का मान निकाल करके इसमें रख देंगे तो ac में आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। अगर c का मान निकाल देंगे तो ab के फॉर्म में ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इसमें से मैं कल a का मान लेकर के चला था और दिखाया था कि इसका मान ये आता है। आज के क्लास में हम जो है या तो b बराबर या तो c बराबर निकाल करके दिखा दे रहे हैं। इन दोनों में से अगर b बराबर लेंगे इसमें से तो ac के फॉर्म में ये आएगा, अगर c बराबर लेकर के चलेंगे c की वैल्यू a और b तो ये वाला आ जाएगा। तो चले हम इसी को ला ले रहे हैं। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दें, c का मान, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइड, इसलिए वेक्टर c बराबर कितना हो जाएगा माइनस वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b बटे में कितना हो जाएगा 3। अब ला करके यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसलिए a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a इक्वल टू, यहाँ पर हमको c का मान रखना है। तो चलिए क्या करते हैं कि ये जो a क्रॉस b है इसको रहने दे रहे हैं और यहाँ से इसको माइनस हम लिख दे रहे हैं, c क्रॉस b कर देंगे इसको, ये वाला जो देख पा रहे हैं ये जो लिखा है b क्रॉस इसको c क्रॉस b कर दिए हैं और इस c क्रॉस a तो पहले से है तो प्लस ये हो जाएगा c क्रॉस a। अब चाहेंगे तो इसमें से c को बाहर कर सकते हैं, तो ये है a क्रॉस b और माइनस ये c को बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा b प्लस a हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस b
माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि माइनस को बाहर कर रहे हैं ना, तो बी माइनस ए हो जाएगा। अब वैल्यू को रख दें तो ए क्रॉस बी और माइनस सी का मान रख ले रहे हैं, सी का मान यही है ना, तो रख ले यहाँ पर क्या है माइनस ए वेक्टर माइनस 2 वेक्टर v और बटे में कितना है 3 है, और ये क्रॉस कितना है b माइनस कितना है a है। तो अब क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट है, ध्यान देना है हमको। ये जो है जो लिखा है यहाँ पर, कहाँ गया, c क्रॉस है ना यहाँ पर, तो a क्रॉस b मान, हाँ ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पर है भाई, ये है। बस माइनस को बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी और ये प्लस हो जाएगा। प्लस अंदर चाहे तो भी इसका पूरे का बटा 3 कर ले और इसका गुणा कर दे रहे थे। ए का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए क्रॉस बी। एक भी स्टेप ना हो तो लिख दें, नहीं तो गलती हो जाएगी भूल चूक से। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी और ये क्रॉस हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए और ये बटे में कितना है 3। बस लास्ट स्टेप। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मैं बता दिया हूँ कि यही आंसर आएगा। एक बार और लेकर के चलेंगे तो आएगा। कल इसको मैं दिखाया था इसलिए मैं नहीं दिखाया हूँ। तो चलें, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ये ए क्रॉस बी और इसका इसमें करेंगे तो माइनस 0 हो जाएगा वेक्टर, और इसको करेंगे तो हो जाएगा ये भी 2 वेक्टर 0 यानी कि प्लस 0, और फिर ये हो जाएगा b क्रॉस ए माइनस 2 टाइम्स b क्रॉस ए। और एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये तो a क्रॉस b ठीक है ये, और ये भी प्लस a क्रॉस b ठीक है, और इसको अगर प्लस कर देंगे तो 2 टाइम्स a क्रॉस b ये भी हो जाएगा। तो 2 3 4 हो जाएगा 4 टाइम्स a क्रॉस b। 4 ये भाई इसमें 2 टाइम्स a क्रॉस b क्यों दिया है भाई, कहीं से कुछ छोड़ दिया है क्या? एक बार हम चेक कर लेते हैं ना। ये दिया 2 टाइम्स और हम लाए तो 4 टाइम्स, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये वाला पोर्शन छूट गया है, बटे वाला जो लिखे थे 3, ये 3 छूटता चला आया है भाई। तो ये 3 कर देंगे तो ये तो ठीक है हमारा, ये a क्रॉस b और ये प्लस इसके बटे में कितना रहेगा, ये 3 अभी रहेगा, ये छूटा हुआ है जो ये 3। अब ये कितना हो जाएगा, 2 है a क्रॉस b और ये है a क्रॉस b, तो ये कितना हो जाएगा a क्रॉस b और प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू a क्रॉस b, ये a क्रॉस b और बटे में कितना है 3, 3 से 3 कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b और इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स a क्रॉस b। यही लाना था हमको। तो बाकी एक रिजल्ट ये मैं कल दिखा दिया था, इसको आप करेंगे। बस करना क्या है, इसमें से b का मान निकाल करके इसमें रख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो ऐसे कई बार सवाल हम लोगों को मिल चुका। ये कह रहा है 11वें सवाल में कि 3 सदिश हैं वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c और प्रतिबंध ये है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर और लिखना मैं भूल गया हूँ, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर 0। तो 3 चीज 1 2 3 4 चीज़ हमको गिवन है। तो फिर क्या पूछ रहा है, यदि वेक्टर a का जो मॉड है वो 3 है और जो वेक्टर b का मॉड है वो 4 है, वेक्टर c का जो मॉड है वो 2 है, मैग्नीट्यूड दिया गया है, तो हमसे a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a का मान पूछा जा रहा है। तो ऐसे कई बार सवाल आ चुका है, यानी कि बार बार ये आता रहता है। तो फिर यहाँ पर चूंकि हमारे पास क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर 0 है। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करने का तरीका ये होता है इक्वल टू वेक्टर 0 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, स्केलर 0 हो जाएगा ये भी। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर a का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर b का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस वेक्टर c डॉट a इक्वल टू वेक्टर 0। तो ये कितना है, 3 3 3 के 9 5 4 चौके 16 और ये 2 दूना के 4 प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c और प्लस c डॉट a इक्वल टू कितना है 0। तो यहाँ से आ जाएगा दिस इम्प्लाइड a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू ये 16
16 9 25, 25 4 29, तो माइनस हो जाएगा 29 और बटे में 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि सदिश, एक सदिश है ये i प्लस j प्लस k का कैप, ये निर्देशांक अक्षों ox, oy, oz के साथ बराबर झुका हुआ है। मतलब कि ये जो वेक्टर है इसको सपोज कर ले हम कुछ लिख लेते हैं। चलिए इसको नाम दे रहे हैं वेक्टर OP नाम दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पर P लिख रहे हैं तो वेक्टर OP, तो वेक्टर OP इक्वल टू ये दिया गया है। तो ये हमको सिद्ध करना है कि जो वेक्टर है वो x अक्ष से और y अक्ष से और z अक्ष से बराबर का कोण बनाता है। तो मैं लिख दिया हूँ कि मान ले रहे हैं वेक्टर जो है कि ये लिख देंगे कि माना वेक्टर OP x अक्ष से अल्फा, x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष से क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा का कोण बनाता है, तो अब इन सब के बीच का हमको एंगल निकालना है। तो x एक्सिस और इस वेक्टर के बीच का कोण, y एक्सिस और इसके बीच का एंगल, z एक्सिस और इसके बीच का एंगल, तो यहाँ पर हम माने हैं। तो कास अल्फा अगर निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, कास अल्फा। तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर देखें, अगर हम ये कर दें ये दो वेक्टर हैं और इनके बीच का कोण अगर थीटा है, तो इस वेक्टर को हम कितना भी परिमाण में बढ़ा दें, इस वेक्टर को कितना भी परिमाण में बढ़ा दें, इस एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको इस x अक्ष के साथ और इस वेक्टर के साथ अगर हमको एंगल निकालना है तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i का कैप होता है। अगर 5 यूनिट का वेक्टर चाहिए तो 5i का कैप हो जाएगा, अगर 10 यूनिट का वेक्टर चाहिए तो 10i का कैप हो जाएगा। चाहे 10i के कैप के साथ इसके साथ एंगल निकालें, चाहे i के कैप के साथ इसके साथ एंगल निकालें, नो प्रॉब्लम। चाहे हम 50i का कैप और i प्लस j प्लस k का कैप के बीच का एंगल निकालें तो भी हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ से हम निकाल देंगे कास अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है ये, तो हो जाएगा i डॉट i प्लस j प्लस k का कैप और बटे में मॉड ऑफ i का कैप और ये मॉड ऑफ i प्लस j प्लस k का कैप, ऐसा कुछ। अब ये क्या हो जाएगा, i डॉट i का मान 1 हो जाएगा और ये 0 और ये i का मान 1 हो जाएगा और इसका अगर मॉडुलस निकालेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/3 में 3। इसी प्रकार से अगर हम, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कास अल्फा बराबर लिख देंगे, इसलिए अल्फा बराबर तो कास इनवर्स 1/3 में 3। इसी प्रकार अगर हम निकालेंगे बीटा बराबर तो भी वही आएगा, गामा बराबर तो भी वही आएगा, कास इनवर्स 1/3 में 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो तीनों एंगल है वो निकालने थे। चलते हैं आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं, सवाल पढ़ते हैं। कह रहे कि एक कण पर 3 बल, एक ये कण है हमारा, एक ये कण है ए, चाहे कुछ भी लिख सकते हैं ए, तो ए एक कण है, उस पर 3 बल जिनके परिमाण 5, 3, 1 न्यूटन है। मतलब कि इस कण पर एक बल F1 लगा है, एक बल F2 लगा है, एक बल F3 लगा हुआ है। तो इनका परिमाण दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, इसका 5 न्यूटन है, इसका 3 न्यूटन है और इसका 1 न्यूटन है। तो फिर ऐसा हम कभी नहीं कह देंगे कि 5 न्यूटन, 3 न्यूटन, 1 न्यूटन मिला करके जो परिणामी बल लगा हुआ है वो 9 न्यूटन को होगा। तो ऐसा वेक्टर्स में नहीं होता है कि अगर मापांक दिए गए हैं तो मापांक को जोड़ करके कह देंगे कि इतना न्यूटन के बल लगे हुए, ये गलत प्रोसेस है। वो डायरेक्ट ऐड कब होता है, जब वेक्टर नोटेशन में होते हैं तो ऐड किया जाता है। अगर उसके परिमाण दिए गए हैं तो परिमाणों को जोड़ करके हम उसका परिणामी रिजल्टेंट फोर्स नहीं निकाला जा सकता है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे फर्स्ट कि देखेंगे बुक में दिया होगा कि ये जो है हमारा,
ठीक है। इसकी डायरेक्शन वेक्टर क्या है, इसकी डायरेक्शन वेक्टर क्या है, इसकी डायरेक्शन वेक्टर क्या है, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यूनिट का वेक्टर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम देखते हैं और आगे हम इसमें सदिश, इसकी डायरेक्शन में जो वेक्टर लगा हुआ है ये अगर हम चाहें तो निकाल भी सकते हैं। F1 बराबर प्रश्नानुसार वेक्टर F1 बराबर, तो वेक्टर F1 बराबर कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जो वेक्टर लगा हुआ है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये जो वेक्टर लगा हुआ है 6i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस 3k का कैप प्लस ये 3k का कैप। तो यहाँ पर थोड़ा सा आकृति रफ हो जा रही है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख सकते हैं। ये क्या है 6i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस 3k का कैप। और जो ये वाला वेक्टर है ये वाला, ये क्या है 3i का कैप माइनस 2j का कैप और प्लस 6k का कैप। और जो ये वाला वेक्टर है ये वाला, वो कितना है 2i का कैप माइनस 3j का कैप माइनस 6k का कैप। तो हम वेक्टर F1 निकालना चाहें तो इस यूनिट वेक्टर में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यूनिट का बल आ जाएगा, क्योंकि बल का परिमाण दिया हुआ है। तो इसकी डायरेक्शन में जो वेक्टर है दिया गया है, तो और बल का परिमाण 5 न्यूटन दिया है, तो हम इस इकाई सदिश में 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 न्यूटन, मतलब ये F1 वेक्टर F1 का माना जाएगा। तो वेक्टर F1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में 5 है, इसकी डायरेक्शन में 3 और इसकी डायरेक्शन में 1 है, तो हो जाएगा 6i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस 3k का कैप। और इसका यूनिट वेक्टर से इसमें गुणा कर, इसके मापांक से गुणा करें तो यूनिट वेक्टर और 5 को मल्टीप्लाई कर लिए हैं, तो 6 6 के 36 प्लस 4 प्लस 3 3 के 9, 39 को सॉल्व कर लेंगे तो ये 40 में 5 बटे में 7 हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा 6i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस 3k का कैप है। और फिर उसके बाद वेक्टर F2 अगर निकालना चाहेंगे तो इसमें किसका गुणा कर देंगे 3 का, तो ये 3 हो जाएगा। और ये वेक्टर जो है इसके डायरेक्शन में लगा हुआ है 3i का कैप माइनस 2j का कैप प्लस 6k का कैप, और इसके मापांक से भाग कर दें तो 3 3 के 9, 4 6 6 के 36, यानी कि ये हो जाएगा 7, यानी कि 3 बटे में 7, 3i का कैप माइनस 2j का कैप प्लस 6k का कैप। फिर उसके बाद वेक्टर F3 बराबर निकाल दें तो ये 1 यूनिट का लगा है, तो 1 और ये 2i का कैप माइनस 3j का कैप माइनस 6k का कैप, और बटे में इसका मापांक 4 9 6 6 के 36 4 40 7, यानी कि 1/7। और ये हो जाएगा 2i का कैप माइनस 3j का कैप माइनस 6k का कैप। तो कह रहा है कि ये जो बल लगे हुए हैं तो ये सब बल मिल करके जिस कण पर लगे हैं उस कण को विस्थापित कर देते हैं कण भी पर। तो जिस पॉइंट पर लगे थे उस पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और जहां पर कर देते हैं वो तीनों बल मिल करके उसका पोजीशन वेक्टर ये है। तो कह रहा है कि उन बलों द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बल तो क्या लेंगे, ये लेंगे, इनका परिणामी बल लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट हम ये ले लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम F निकाल दें, लिख देंगे इसलिए परिणामी बल वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ लेंगे तो सब में से तो 7 बाहर हो जाएगा, ये 1/7। और मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 6 5 30, यहाँ पर हो जाएगा 6 5 30 i का कैप, और यहाँ से आ जाएगा हमारा F2 बराबर कहाँ है, ये है ना, तो 3 3 के 9 i का कैप, और यहाँ से आ जाएगा 2i का कैप, यानी कि 30 9 39 41 i का कैप हो जाएगा। चलिए अब J पर चलते हैं, तो हो जाएगा 5 गुना के 10 j का कैप, और यहाँ से आ जाएगा 3 गुना के 6 माइनस 6 j का कैप, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 3 j का कैप, माइनस 3 j का कैप। तो 10 में से 9 हो जाएगा तो j का कैप सिर्फ हो जाएगा ये। फिर उसके बाद k का कैप देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 3 15 k का कैप, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 6 3 18 k का कैप,
और यहाँ से आ जाएगा -6k का कैप ये, तो ये हो जाएगा 15 बार 27k का कैप, पॉजिटिव 27k का कैप। ये हमारा फोर्स आ जाएगा रिजल्टेंट। अब क्या निकालना है, कार्य, इसलिए कार्य इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इन डॉट डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो निकालना पड़ेगा, अभी डिस्प्लेसमेंट भी निकाल रहे हैं। तो वेक्टर, ये जो डिस्प्लेसमेंट हमारा है वो वेक्टर डी, और डी बराबर कितना लिख देंगे, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बराबर ओ बी माइनस ओ ए, तो 5 में से 2 जाएगा 3i का कैप, और इसमें से इसको घटा लेंगे तो इसमें से इसको तो 0j का कैप हो जाएगा, और इसमें से ये घटेगा तो हो जाएगा 4k का कैप, तो प्लस 4k का कैप। तो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल दिए। अब उसके बाद क्या लिख देंगे, कार्य, इसलिए कार्य W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जो लिखे हैं वो ये है, 1/7 को पीछे कर लेंगे और डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, किसका, इसके साथ इसका। तो ये 1/7 को तो पीछे कर लिए हैं, तो 41 तियाँ 123, 40 तियाँ 120, ठीक है, और ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस 4 सत्ते 28 और 4 दूना के 8 दू 10, 108। इधर यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, तो हो जाएगा 123 और 108 223 31 231, और बटे में कितना हो जाएगा 7। और ये सब जो दिया हुआ है थोड़ा सा मात्रक में पढ़ लेता हूँ। लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि यदि लंबाई की इकाई मीटर में ली गई है, तो कह रहा है कि बलों कुल कार्य की गणना करनी है। तो अगर ये मीटर में दिया गया है लंबाई को, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, तो कार्य का जो मात्रक हो जाएगा वो जूल हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स न्यूटन में है तो न्यूटन मीटर लिखें, इसको न्यूटन, और इसको क्योंकि फोर्स को पहले न्यूटन में दे रखा है तो न्यूटन मीटर लिखें चाहे जूल लिखें, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ से हो जाएगा 231/7 जूल। अगर देख लेंगे चेक करके कटेगा तो काट लेंगे, नहीं छोड़ देंगे। 7 तरीके 21 2 कट तो जा रहा है ये जूल। चलें आगे देखते हैं। एक जगह पीछे भी ऐसा एक सवाल आया था, कार्य निकालना था हमको, तो जब तक डिस्प्लेसमेंट का मात्रक नहीं देगा, बल का तो मात्रक दे दिया था, यहाँ पर न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट को कह रहा है कि मीटर में लिया गया है, तो इस कंडीशन में ही हम मात्र उसका जो है कि जूल चाहे न्यूटन मीटर लिखेंगे, और नहीं तो बस इकाई लिख देंगे, क्योंकि जब मात्रक नहीं दिया रहेगा तो उसके आधार पर हम जूल नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए इकाई लिख दिए होते। पीछे थोड़ा सा उसको केयर कर लेंगे एक बार, वहाँ पर जो जूल लिखे जूल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। अब मात्रक को जब कंफर्म कर देगा तो हम लोग जान जाएंगे कि जूल लिखना है कि न्यूटन मीटर लिखना है, क्या लिखना है। अगर कोई मात्रक नहीं लिखा होता तो हमेशा इकाई बस लिख देते हैं। चले देखते हैं आगे। तो अब हम लोगों को ये देखना है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, क्योंकि दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी कवर किए, उसमें 13 प्रश्न दिए गए थे और इसमें भी 11 प्रश्न है। अब इसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन और फर्स्ट इसका हम पढ़ते हैं, देखते हैं। चले क्वेश्चन और फर्स्ट पढ़ते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सदिश 2i का कैप माइनस j का कैप प्लस k का कैप, i का कैप माइनस 3j का कैप माइनस 5k का कैप, 3i का कैप माइनस 4j का कैप माइनस 4k का कैप एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। मतलब हमको ये सिद्ध करना है कि जो तीनों वेक्टर हैं वो त्रिभुज बनाते हैं, और त्रिभुज में कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो तीनों वेक्टर हैं वो त्रिभुज बनाते हैं, और दूसरी बात समकोण त्रिभुज। तो 3 वेक्टर मिलकर के एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको मैं बताता हूँ। क्योंकि इस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के डायरेक्शन के बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि अगर ये त्रिभुज लिया गया है ए बी सी, तो वेक्टर ए ये वाला है, वेक्टर बी ये है, और वेक्टर सी ये है। हमको पता नहीं है, ऐसे लिया गया है कि हो सकता है कि सी को ऐसे कर दिया गया हो, ये डायरेक्शन में इसकी हो गई होगी, हो सकता है कि ये ऐसे हो गया हो, तो किसी के डायरेक्शन के बारे में हमको पता नहीं है। तो अगर ये तीनों वेक्टर मिलकर के एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर ये ऐसे रहता, ऐसे, ये ऐसे रहता, तो क्या होता, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 हो जाता। अगर ऐसा होता,
अगर ऐसा तो ये क्या होता, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी हो जाता। तो इस ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, उनमें से कोई एक अगर दिखा देंगे तो त्रिभुज हो जाएगा। क्या क्या पॉसिबिलिटी, यहाँ पर पॉसिबिलिटी को पहले मैं लिख रहा हूँ। या तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी हो जाएगा, या तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए हो जाएगा, या तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी हो जाएगा, या तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर 0। इन चारों में से कोई एक केस, अगर कोई भी एक केस आ जाती है तो वो ट्राइंगल बना देंगे तीनों वेक्टर मिलकर के। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ करके इतना के बराबर तो है ना। तो यहाँ पर पहले हम निकाल लेते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्योंकि देख करके नहीं बताया जा सकता सॉल्व करने के। मतलब कि मान लो कि हम अभी इसको चेक कर रहे हैं, नहीं होगा तो इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, नहीं होगा तो इसको चेक करेंगे, तो चारों को चेक करना ही पड़ेगा, ये हमारा काम है। शुरू से चेक करते आ रहे हैं, जहाँ पर बॉल लग गया ठीक है, नहीं तो लास्ट तक तो होना ही है। अगर ट्राइंगल बनाएगा तो वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 3i का कैप, और ये -4j का कैप, और ये कितना आ जाएगा -4k का कैप। और ये अगर देख पा रहे हो तो कुछ और नहीं, वो वेक्टर सी ही है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर क्या लिख दें, बराबर वेक्टर सी। तो लिख देंगे अतः वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी से एक त्रिभुज बनता है, एक त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज तो बन गया। अब उन तीनों भुजाओं को निकाल देंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तो उसका नाम बता सकते हैं कि उस त्रिभुज का नाम क्या है। तो माडा वेक्टर ए निकाल देंगे, तो माडा वेक्टर ई इक्वल टू √4 1 1 इक्वल टू करने में 6। माडा वेक्टर बी निकाल दें तो करने में 1 9 25 1 9 25 यानी कि 25 5 30 5 35 करने में 35 25 5 30 4 34 1 35। माडा वेक्टर सी निकाल दें तो 9 16 16 9 16 16 दुना के 32 41 ये। अब उसका देख लें, लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ माडा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस माडा वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 + 35 और इक्वल टू 41, और 41 जो है कि माडा वेक्टर सी का क्या है, स्क्वायर है। इसलिए जो देख पा रहा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो इसका मतलब त्रिभुज क्या बनेगा, समकोण। तो इसलिए त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये हमको बताना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि दिखाइए कि सदिश ये 2i का कैप -j का कैप प्लस k का कैप और i कैप -3j का कैप -5k का कैप और 3i का कैप -4j का कैप -4j का कैप -4k का कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, यानी कि ये पॉइंट सब। तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर है। ये त्रिभुज जो हमारा दिया गया है, ये ए बी और ये सी, तो ये शीर्षों को दिखा रहे हैं, ये शीर्षों को दिखा रहे हैं। तो शीर्षों को अगर दिखा रहे हैं त्रिभुज के, अगर ये क्या है, शीर्ष हैं, तो फिर यहाँ पर हमको भुजाओं को निकालने की जरूरत नहीं है। जब त्रिभुज के वो शीर्ष हैं तो त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा, बस उसका नाम बताना है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर वो वाला काम हमको नहीं करना है कि पहले हम क्या निकालें, ये देखें कि त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। कह दिया कि वो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट है त्रिभुज के, वो शीर्ष हैं, तो पॉइंट्स को मिलाने से ये त्रिभुज बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो पता चल जाएगा, जब हम उसके भुजाओं के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो पता चल जाए। क्योंकि अब हमको जब पॉइंट दे दिया गया है तो या तो त्रिभुज बनेगा या तो त्रिभुज नहीं बनेगी, यही केस हो सकती है। तो त्रिभुज अगर बनेगा तो यहाँ पर वो हमको नहीं चेक करना है कि दो वेक्टरों का योगफल निकालें फिर एक वेक्टर से कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर्स नहीं देंगे, शीर्ष दिए गए हैं। तो शीर्षों को ऐसे मिलाएंगे ऐसे, तो ट्राइंगल तो बनेगा। और बहुत होगा तो एक के ऊपर अगर मतलब एक रेखा पर तीनों पॉइंट हो जाएंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये कंडीशन होगी। तो जब इस भुजाओं के माप निकालेंगे तो खुद ही बता देगा। अगर नहीं है तो ट्राइंगल तो बनेगा ही बनेगा। अब अगर ट्राइंगल बनेगा तो उसका नाम क्या होगा, यही हमको बताना है। तो यहाँ पर ये चेक नहीं करना है, बस क्या निकालना है, ये हमको निकालना है ए बी, ये माडा वेक्टर ए बी निकालना है। तो पहले ए बी निकाल देंगे तब ये निकाल देंगे। तो वेक्टर
ए बी, तो वेक्टर ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि हो जाएगा माइनस आई का कैप, ये हो जाएगा माइनस 2j का कैप, और इसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस 6k का कैप हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद निकाल दें ये मॉड वेक्टर ए बी इक्वल टू, तो करणी में 1 + 4 प्लस ये, यानी कि करणी में 41। फिर उसके बाद निकाल देंगे बी सी, BC कितना है, BC OC माइनस OB हो जाएगा, यानी कि ये जाएगा 2i का कैप, और इसमें से उसको हटा देंगे तो माइनस j का कैप, और इसमें से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा प्लस k का कैप। अब ये वेक्टर BC का मॉड निकाल देंगे तो करणी में 4 + 1 + 1, यानी कि करणी में 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद AC निकाल दें तो वेक्टर AC ये अगर निकालेंगे तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, OC माइनस OA, 3 में से 2 हो जाएगा I का कैप, इसमें से इसको घटा लेंगे तो माइनस 3j का कैप, और इसमें से इसको घटा लेंगे तो माइनस 5k का कैप हो जाएगा। तो इसलिए मॉड वेक्टर AC निकाल दें तो हो जाएगा करणी में 1 + 9 + 25 हो जाएगा, तो 25 35, ये करणी में कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा। तो देख लें अगर किन्हीं दो लंबाइयों का योगफल तीसरी लंबाई के अगर बराबर हो जाएगा, संरेख हो गए, तब त्रिभुज नहीं बनेगा। देख लें यहाँ पर ये 35 है करणी में 41, करणी में 6, तो किन्हीं दो भुजाओं की अगर किन्हीं दो लंबाइयों का योगफल तीसरी लंबाई, किन्हीं दो छोटी छोटी लंबाइयों का योगफल तीसरी लंबाई के बड़ी वैल्यू के अगर इक्वल हो जाता है तो संरेख होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो त्रिभुज बनाएंगे, तो त्रिभुज क्या होंगे वही हमको देखना है। तो कंडीशंस होती है कि अगर हम मान लेते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा है वो कितनी है, c है, तो फिर जो होता है वो a² + b², और अगर ग्रेटर देन c² आता है तो न्यून कोण त्रिभुज होता है। अगर a² + b² लेस देन c² आता है तो त्रिभुज अधिक कोणीय त्रिभुज होता है। अगर a² + b² और इक्वल टू c² होता है तो त्रिभुज क्या होता है, समकोणीय होता है। ये न्यून कोणीय त्रिभुज, ये अधिक कोणीय त्रिभुज, और ये समकोणीय त्रिभुज। तो यही हमको अब देखना है, स्क्वायर वाला निकाल लेना है पोर्शन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिखेंगे नाउ। अब ये जो है एक ये है ना, तो मॉड ऑफ ये ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 41, और फिर ये निकाल देंगे मॉड ऑफ वेक्टर बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 6, और फिर क्या निकाल देंगे मॉड ऑफ AC का स्क्वायर इक्वल टू 35। देख पा रहे हैं, दोनों को जोड़ेंगे अगर तो ये क्या हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ वेक्टर BC का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जा रहा है 41, इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर AB का स्क्वायर। इसका मतलब कि ये त्रिभुज क्या है, समकोण है। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C तीन सदिश राशियां इस प्रकार हैं कि वेक्टर A + वेक्टर B + वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर 0 हो, तो सिद्ध कीजिए कि A क्रॉस B बराबर B क्रॉस C बराबर C क्रॉस A। तो 2013, 15, 17, 20 में पूछा गया है, काफ़ी बार इसको पूछा गया है। देखते हैं, तो सिंपल यहाँ पर लिख रहे हैं, चूँकि हमारे पास क्या है वेक्टर A + वेक्टर B + वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर 0। अब इन दोनों में से तीनों में से किसी एक को इधर कर ले, नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा, हम लिख रहे हैं वेक्टर B + वेक्टर C इक्वल टू माइनस वेक्टर A। अब उसके बाद इस साइड में माने इसके दोनों पक्षों में एक बार वेक्टर A से क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूला ना है। वेक्टर A से क्रॉस प्रोडक्ट कर दें और एक बार B से क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो 2 बार काम करेंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से दोनों पक्षों में हम किससे प्रोडक्ट कर दे रहे हैं, चलो वेक्टर A से कर दे रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B + वेक्टर C इक्वल टू ये हो जाएगा वेक्टर A और ये क्रॉस माइनस वेक्टर A। अब ये हो जाएगा A क्रॉस B + A क्रॉस C, और इधर हो जाएगा A क्रॉस A कर देंगे, ये माइनस A क्रॉस A कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना के वेक्टर 0 के, और वेक्टर 0 यानी कि वेक्टर 0 को ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर से इसको इधर लेकर के चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा A क्रॉस B और इक्वल टू कितना हो जाएगा A क्रॉस C, निगेटिव में लेकिन इसको C क्रॉस A लिख देंगे, होगा इधर जा करके माइनस A क्रॉस C, तो उसको C क्रॉस A लिख देंगे। समीकरण नंबर इसको कर दे रहे हैं 1 1 2, फिर लिख देंगे पुनः 1 से।
पुनः 1 से। अब a से मल्टीप्लाई किए हैं तो b से मल्टीप्लाई कर दें इसी में, तो हो जाएगा b क्रॉस b प्लस c इक्वल टू माइनस a। इधर से कर रहे हैं ना, इधर से कर रहे हैं भाई, तो ये कितना हो जाएगा वेक्टर b क्रॉस माइनस वेक्टर a। तो इसको लिख देंगे तो हो जाएगा b क्रॉस b 0, तो हो जाएगा b क्रॉस c और इक्वल टू b क्रॉस a निगेटिव a b क्रॉस a। इसको इधर लेकर के चले आ जाए, सॉरी कर दे रहे हैं, इसको लिख देंगे a क्रॉस b और ये क्या है b क्रॉस c। समीकरण नंबर इसको कर दे रहे हैं 3, 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से। तो देख ले रहे हैं, ये देख लें a क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस a और यहाँ पर a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c। इसका मतलब तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a। प्रूव, यही हमको सिद्ध करना था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि यदि दो इकाई सदिशों वेक्टर a तथा वेक्टर b, मतलब कि वेक्टर a और वेक्टर ये जो b हैं दोनों यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब कि उनका मापांक 1 के इक्वल है, तो मैं लिख भी दिया हूँ यहाँ पर, ये दिया है के अंतर्गत। और उनके बीच का कोण कितना है थीटा है, तो हमको सिद्ध करना है साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ a वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो चले देखते हैं, हमको दो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये दो वेक्टर हैं जो वेक्टर a और वेक्टर b, वो यूनिट वेक्टर है मतलब ये, और उनके बीच का कोण क्या है थीटा है। तो हमको इतना साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू ये लाना है। तो चले देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, चूंकि ये जो लिखा गया पोर्शन है इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है देख लेते हैं। चूंकि मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b के स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a डॉट b, यही होता है। अब ये जो है इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, फिर ये भी 1 हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स a डॉट b को क्या लिख देंगे मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b और ये cos थीटा लिख देंगे। ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा माइनस 2 और ये 1 और ये भी 1 और ये cos थीटा और ये कितना है मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस b का स्क्वायर है। तो इस cos थीटा को जो दिख रहा है इसको थोड़ा सा और लिख दे रहे हैं 2 माइनस 2 cos थीटा। तो यहाँ से 2 cos थीटा का मान जो होता है 2 cos थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है 1 प्लस cos थीटा बाई 2। तो इसको बदलना किस में, ये तो देख लें साइन में बदलना है। तो साइन में अगर हम 2 cos थीटा का मान साइन में निकालेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बाई 2। कैसे देख भी ले रहे हैं हम, 2 इंटू cos थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, देख ले रहे हैं अभी 2 से अगर गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, कुछ गलती कर रहे हैं क्या, सॉरी भाई, लिख ले रहे हैं क्या करना है 2 माइनस 2 टाइम्स cos 2 थीटा का मान जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मैं कहीं दूसरी जगह चला गया था। अब ये हो जाएगा 2 माइनस 2 और ये प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, हमको सिद्ध करना है जो वो लाना है साइन थीटा बाई, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें। तो कितना हो जाएगा मॉड ऑफ a माइनस b इक्वल टू ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ से साइन थीटा बाई 2 का मान निकाल दें, तो दिस इम्प्लाइड साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ मॉड ऑफ a माइनस b। प्रूव्ड। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C बिंदुओं के स्थित सदिशों से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है हमको लाना है, ये दिया है
क्या दिया है। और ये जो है बस इसको याद रखते हैं, फार्मूला ये होता है त्रिभुज के, अगर कोई त्रिभुज ABC है उनके शीर्षों के स्थित से वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C है तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है, लेकिन उसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि उससे वो सवाल टफ हो जाता है, क्योंकि 3 बार क्रॉस हमको निकालना पड़ता है। एक ही बार क्रॉस निकालने में टाइम पड़ता है, 3 बार क्रॉस निकालना पड़ता है। तो बस याद रखते हैं, उससे हम मतलब कि फार्मूले के जैसे उसका यूज नहीं करते हैं। तो क्या क्या दिया है, जो A है वो A, जो B है उसका स्थित शेष वेक्टर B, और जो C है उसका स्थित शेष वेक्टर C। तो हमको ये सिद्ध करना है, और ये कई बार पूछा गया है, 2015, 16, 17, 23 में पूछा गया है। तो क्या हमको सिद्ध करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C और प्लस C क्रॉस A। ये हमको याद रखते हैं बस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए देखते हैं इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिखेंगे नाउ। अब ये पल निकाल दें और ये निकाल, 2 को निकल जाएगा, चाहे ये निकाल दें और ये निकाल दें, चाहे ये निकाल दें, ये कोई 2 ठो निकाल देंगे भुजाओं को तो निकल जाएगा, काम हो जाएगा हम लोग का। तो नाउ वेक्टर AB बराबर कितना हो जाएगा, OB माइनस OA, और OB की वैल्यू कितनी है, वेक्टर B माइनस वेक्टर A। फिर निकाल रहे हैं AC तथा वेक्टर AC इक्वल टू OC माइनस OA, तो OC की वैल्यू वेक्टर C माइनस वेक्टर A। तो लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ कितना हो जाएगा, वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC, ये ना होता है, ये याद रखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, हाफ यहाँ पर वेक्टर AB का मान है वेक्टर B माइनस वेक्टर A क्रॉस, इसकी वैल्यू है वेक्टर C माइनस वेक्टर A। और इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का तरीका डिटरमिनेंट नहीं होता है, क्योंकि डिटरमिनेंट IJK के फॉर्म में होता है, तो उसका अप्लाई करते हैं उसको। ये 1/2 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो B क्रॉस C, ये हो जाएगा B क्रॉस C, और फिर इसका करेंगे तो माइनस B क्रॉस A हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा है यहाँ पर, तो माइनस B क्रॉस A हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका इसमें गुणा करें तो माइनस A क्रॉस C हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 0 हो जाएगा, वेक्टर 0। चले ये मॉड है, क्यों, A क्रॉस A का मान 0 होता है, बराबर हाफ ये B क्रॉस C को ठीक है उसको रहने दे रहे हैं, ये हो जाएगा B क्रॉस C, इसको A क्रॉस B करेंगे तो प्लस A क्रॉस B हो जाएगा, और इसको C क्रॉस A करेंगे तो प्लस A क्रॉस C को C क्रॉस A करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसी को सही आर्डर में लिख दें तो 1/2 इसको पहले लिख दें A क्रॉस B, और उसके बाद ये B क्रॉस C लिख दें, और उसके बाद इसको लिख दें C क्रॉस A। तो ये हमको प्रूव करना था। कभी कभी सॉल्व करते समय ऐसा आ जाता है, तो माइनस A क्रॉस B माइनस B क्रॉस C माइनस C क्रॉस A, तो माइनस बाहर कर दें क्योंकि मार्क लगा हुआ है, खत्म हो जाएगा, प्रूव्ड। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु 2i का कैप, मैंने A का जो पोजीशन वेक्टर है 2i का कैप, जो B का पोजीशन वेक्टर है i का कैप, माइनस i का कैप, माइनस 4j का कैप, और जो वेक्टर बिंदु C का पोजीशन वेक्टर है माइनस i का कैप प्लस 4j का कैप, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ऐसा कुछ हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज अगर हमको मतलब ये त्रिभुज अगर चेक करना होगा तो फिर ऐसे नहीं करेंगे कि वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर ये, तो चाहे वेक्टर A प्लस B इक्वल टू C आ जाए, चाहे B प्लस C इक्वल टू A आ जाए, चाहे C प्लस A इक्वल B आ जाए, चाहे A प्लस B प्लस C इक्वल टू वेक्टर 0, ऐसा कुछ नहीं दिखाना, क्योंकि ये सब पॉइंट्स है, वेक्टर नहीं है, पॉइंट है वेक्टर के फॉर्म में। तो यहाँ पर निकालने की क्या जरूरत हमको पड़ती है, AB निकालने की जरूरत पड़ती है, BC निकालने की जरूरत पड़ती है, और CA निकालने की जरूरत पड़ती है। ये मतलब कि पहले ये निकाल देंगे तो भुजाओं की लेंथ आ जाएगी। तो वेक्टर AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, OB माइनस OA, और OB की वैल्यू यही है, इसमें से इसको घटा देंगे तो इसमें से ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3j i का कैप, और ये माइनस 4j का कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा OC माइनस OB। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो इसमें से ये जाएगा तो हो जाएगा 0i का कैप, और इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 8j का कैप, और ये हो जाएगा इसमें से A माइनस C करें, इसमें से इसको घटा लें, ठीक है, AB BC CA, तो OC यानी कि इसमें से एक जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3i का कैप, और इसमें से ये जाएगा तो हो जाएगा प्लस 4j का कैप। अब उसके बाद इसका हम क्या निकाल दें, ये लिख दूँ पहले मैं,
ओ ए माइनस ओ सी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ओ ए, अच्छा इसमें से घटेगा ना, ओ ए माइनस ओ सी हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i का कैप और ये -4j का कैप। सब सही लिखे हैं ना, देख लेना एक बार, ओ माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ बी। चले तो अब इसका हम लेंथ निकाल दें भुजाओं का, मतलब ये डिस्टेंस निकाल दें, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें तो कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 3 9 4 चौके 16, 5 हो जाएगा। फिर निकाल दें BC का मैग्नीट्यूड निकाल दें तो ये हो जाएगा करड़ी में 8 8 64, यानी कि 8 आ जाएगा, ये 0 भी लिख दे रहा हूँ ये वाला। और फिर हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेक्टर CA का, तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 3 9 4 चौके 16, ये भी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने दो छोटी दूरियों का सम जो है, दो छोटी दूरियों का सम जो है वह क्या है, बड़ी वाली से छोटा है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ कि समद्विबाहु त्रिभुज, हाँ, तो यहाँ पर पहले ये देख लें कि ये तीनों बिंदु ऐसा तो नहीं है कि संरेख है, संरेख तो नहीं है, क्योंकि इसमें देख पा रहे हैं कि दो छोटी दूरियों का योगफल अगर तीसरी वाली दूरी की अगर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, संरेख है, तो संरेख तो नहीं है। तो संरेख नहीं तो क्या बनाएंगे, त्रिभुज तो 100% अब बनाएंगे। अगर त्रिभुज बनाएंगे तो देख पा रहे हैं कि उनकी दो साइड क्या है, इक्वल है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए सी, ये है बराबर कितना है 5, इसलिए जो त्रिभुज ए बी सी होगा वो क्या होगा, समद्विबाहु, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। प्रूव्ड। आगे चलते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में एक ट्राइंगल हम बनाए हैं ABC में, सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि ये प्रूव करना है हमको। प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, A बराबर B cos C और प्लस C cos B, C cos B। मैं बता दूं कि जो cos के आगे है वो कैपिटल है, कैपिटल यानी कि एंगल है वो, और ये जो cos का गुणांक है वो जो है वो स्मॉल BC लिखा गया है। यानी सब मिला जुला करके मैं बताता हूँ, एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में जो कोण A होता है उसके सामने की भुजा को स्मॉल s नोट करते हैं, जो कोण B होता है उसके सामने की भुजा को स्मॉल b नोट करते हैं, और जो कोण ये C होता है उसके सामने की भुजा को स्मॉल c से नोट हम करते हैं। ठीक है, एक चीज़ कंफर्म हो गया है। हाँ, ये जो है हम लोगों का जो टॉपिक है वो पुरानी किताबों में रहा करता था, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध चैप्टर का नाम था, उसी में इसका प्रूफ बताया जाता है। लेकिन वेक्टर विधि सिद्ध करने के लिए कह रहा है, कठिनाई नहीं है, मैं बताता हूँ। तो क्या लाना है, A बराबर B का मतलब कि भुजा है A, भुजा B, भुजा C, और ये कोण C है, ये कोण B है, तो इतना बराबर ये होता है, ये टोटल ये होता है A बराबर B cos C प्लस C cos B। अगर B बराबर तो C cos A प्लस A cos C और कैपिटल स्मॉल c इक्वल टू C के बाद ये A cos B और प्लस B cos A, ये होता है। तो ये इनमें से बस एक ऊपर वाला ये वाला सिद्ध करने के लिए हमसे कहा जा रहा है। तो मैं बताऊं यहाँ पर इसको सिद्ध करने का हम तरीके की अगर बात करते हैं तो क्या है, कास वाला पोर्शन है ना, ये कास वाला पोर्शन है, तो हम निकाल दे रहे हैं, कास C निकाल दे रहे हैं और कास B निकाल दे रहे हैं, और उसमें B का और C का मल्टीप्लाई करके जोड़ देखें वो A आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक काम थोड़ा सा और मैं लेट कर लेता हूँ, बस हम इतना सा क्या कर दे रहे हैं कि मानने के लिए सपोजिशन कुछ भी होता है, जो चार कंडीशंस होती हैं ये त्रिभुज में, अगर ये तीन वेक्टर से वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस इक्वल टू वेक्टर C, चाहे वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर A, चाहे ये हो जाएगा हमारा C प्लस A इक्वल टू वेक्टर B, चाहे वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर 0। तो इनमें से कोई भी एक यहाँ पर कंडीशन लेकर के चली जा सकती है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ
इस वेक्टर जो BC है उसको मैं वेक्टर A कह दूं और इसके मापांक को स्मॉल a से। ये जो वेक्टर CA है उसको मैंने वेक्टर B कह दिया और इसके जो मापांक है, जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर B है। और मैं ये लिया हूँ, ये मतलब कि वेक्टर B है इक्वल टू वेक्टर C और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो स्मॉल c है। तो देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन वाली केस है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर C, ये वाली कंडीशन में लेकर के चल रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तो बस इतना सा ही हमको समझाना था अलग से, अब कुछ नहीं करना है। अब लिखेंगे यहाँ पर चूंकि हमारे पास ये क्या है, चूंकि वेक्टर A प्लस वेक्टर B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू कितना है, वेक्टर C है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या लाना है। मैं एक काम कर ले रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे लेकर के चलेंगे तो थोड़ा सा समस्या हम लोगों को होगी। हम A बराबर लेकर के चलेंगे तो बेटर हो जाएगा हमारे लिए, मतलब कि ये इक्वल टू A आ जाएगा तो बेस्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ऐसे, ये वाला कंडीशन लेकर के हम चाह रहे हैं कि वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू कितना आ जाए, वेक्टर A आ जाए। तो वेक्टर B प्लस वेक्टर C, वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू मैं ये ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है, हो जाएगा। देखें ये वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर A हो जाएगा। तो ये लेकर के चलेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू कितना है, वेक्टर A है। और दोनों पक्षों में A का डॉट प्रोडक्ट कर दें ताकि A डॉट A इक्वल टू A का स्क्वायर यानी कि A मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे दिस इम्प्लाइड वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर A हो जाएगा, क्योंकि A बराबर लाना था इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट अंडर कर देंगे तो A डॉट B और प्लस A डॉट C हो जाएगा इक्वल टू A डॉट A को मॉड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर लिख दें, चाहे खाली A का स्क्वायर लिख दें, नो प्रॉब्लम। ये देख लें A डॉट A को जो लिखने का तरीका होता है वो A स्क्वायर लिख देंगे तो भी ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर लिख देंगे तो भी ठीक है, ठीक है, और खाली वेक्टर A का स्क्वायर लिख देंगे तो भी ठीक है। तो चार तरीके से, चार नोटेशन ये एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर A स्क्वायर लिख रहे हैं क्योंकि हमको भुजा बराबर लाना है। अब A डॉट B बराबर, तो A और B के बीच का अगर एंगल मालूम होगा तो इसको लिख देंगे। तो A डॉट B बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B और कास इन दोनों के बीच का एंगल। तो वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल देख लें, ये देख लें वेक्टर A, ये वेक्टर A है A, और वेक्टर B कौन है, ये वाला है, ये है। तो इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो ये वाला लिया जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन वेक्टर A सॉरी वेक्टर A हमारा कौन है, ये है वेक्टर A, ये और वेक्टर B, ये वाला एंगल ले लिया जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो अगर ये B है तो ये भी B ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेक्टर A ये है, नहीं भाई A और B है ना, B सॉरी ये है भाई, B ये है, तो वेक्टर A है और इसके बीच का एंगल कितना है, ये C, ये एंगल A होता है, ये एंगल B और ये एंगल C है। तो यहाँ पर लिख देंगे cos C और इक्वल टू और प्लस, अभी तो इसका लिखे हैं, और A डॉट C का मॉड ऑफ वेक्टर A और ये मॉड ऑफ वेक्टर C, और A और C के बीच का एंगल बता दें तो वेक्टर A और वेक्टर C, तो वेक्टर A कहाँ है, ये है, और वेक्टर C कौन है, ये है। तो इन दोनों के बीच का कोण की बात करेंगे तो यही वाला एंगल हो जाएगा, और ये एंगल दोनों तो बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण यानी कि C हो जाएगा, सॉरी B हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे cos B और इक्वल टू यहाँ पर A स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं AB cos C और प्लस इसको लिख सकते हैं AC cos B और इक्वल टू A स्क्वायर। तो ये वाला पोर्शन कॉमन लेकर के काट लेंगे तो क्या आ जाएगा, A बराबर B cos C और प्लस ये हो जाएगा C cos B। ये हमको सिद्ध करना था, देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं सदिशों 2i कैप माइनस j कैप प्लस k का कैप, i कैप माइनस 3j का कैप माइनस 5k का कैप और 3i का कैप माइनस 4j का कैप माइनस 4k का कैप द्वारा निरूपित होती हैं तो त्रिभुज ABC समकोण होगा। यानी कि पहले से ही वो कह रहा है कि ये त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं। यानी कि ये अगर ट्राइंगल हमारा है
ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं वेक्टर ए बी, और इसको लिख दे रहे हैं वेक्टर बी सी, और इसको लिख दे रहे हैं वेक्टर सी ए। तो ये त्रिभुज की भुजाएं निरूपित करती है, वो कह दिया है। बस हमको क्या दिखाना है, समकोण दिखाना है। तो कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे यहाँ पर मॉड वेक्टर ए बी निकाल देंगे, मॉड वेक्टर बी सी निकाल देंगे, और मॉड वेक्टर सी ए निकाल देंगे। पता चल जाएगा, यहाँ से पता चल जाएगा। तो वेक्टर ए बी का मॉड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 तो स्क्वायर भी निकाल दे रहे हैं, तो 2 दूना के 4 2 6, और ये 3 3 के 9, 5 5 25, 25 9 34 और 1 35, और 9 16 16, 16 दूना के 32 9 41। तो ये देख लें, इन दोनों का योगफल इतना के बराबर आ रहा है वर्गों का, इन दोनों के वर्गों का योगफल इतना के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, इसका मतलब समकोण होगा। लगा लेंगे आप, मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि दिखाइए कि स्थित सदिशों मतलब कि पोजीशन वेक्टर दिया है। पोजीशन वेक्टर का मतलब कि बिंदु का ये स्थित जैसे ये दिया गया है। मतलब मैंने कह दिया कि अगर ए का पोजीशन वेक्टर ये, बी का पोजीशन वेक्टर ये, सी का पोजीशन वेक्टर ये, डी का पोजीशन वेक्टर ये, तो इसका मतलब वेक्टर ओ ए बराबर ये है, वेक्टर ओ ए बराबर ये, वेक्टर ओ सी वेक्टर ओ डी बराबर ये है। तो हमको सिर्फ ये करना है कि ये चारों बिंदु क्या हैं, एक समतलीय है, एक प्लेन में है। तो क्या निकालना है, किसी एक शीर्ष से सारे जो है कि वेक्टर निकालने हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए वेक्टर ए बी निकाल देंगे, वेक्टर ए सी निकाल देंगे, वेक्टर ए डी निकाल देंगे, और फिर इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 हो जाएगा, तीनों बिंदु ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में हो जाएंगे। और जब ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में हो जाएंगे, तो ये तीनों वेक्टर अगर एक प्लेन में हो जाएंगे, ये हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। ये हमारे पास 3 वेक्टर्स लिए गए हैं, तीनों अगर एक प्लेन में हैं, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, अगर वो तीनों एक प्लेन में हो जाएंगे, तो ये जो चारों बिंदु हैं, इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे, इस पॉइंट से इसको, इस पॉइंट से इसको, तो चारों बिंदु भी क्या हो जाएंगे, एक प्लेन में हो जाएंगे। तो पहले इन 3 वेक्टर को एक प्लेन में करेंगे, चारों बिंदु अपने आप एक प्लेन में हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं वेक्टर ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा -4 आई का कैप, -5 6 जे का कैप, 6 जे का कैप, और इसमें से इसको घटाएंगे -2 के का कैप, ए सी ओ सी माइनस ओ ए, तो हो जाएगा -i का कैप, और ये +4 जे का कैप, और इसमें से इसको घटा देंगे तो +3 के का कैप, और ये इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, उसे निकाले है ना, ओ ए बी ए सी ए डी, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -8 आई का कैप, ये -j का कैप, और ये क्या हो जाएगा, +3 k का कैप। अब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल दें, ये वेक्टर ए बी डॉट ये ए सी क्रॉस ए डी, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का आई जे के का गुणांक, तो -4 -6 -2 -143 -143 -8 -13 -8 -13। चलिए सॉल्व कर दें इसको, तो -4 इंटू ये और ये छोड़ देंगे तो 12 -3 -6 यानी कि 6 हो जाएगा। तो ये और ये छोड़ देंगे तो हो जाएगा -3 और +8 3 के 24, और फिर प्लस ये -2 लिख देंगे अब, प्लस तो यानी कि माइनस हो जाएगा, ये और ये छोड़ देंगे तो ये 1 - 32 यानी कि +32 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 36 और 36 चौके, तो ये -4 गुणे 15 ना होगा तो 15 चौके 60 -60, और ये हो जाएगा 24 में से 3 जाएगा तो 21 छक्का, तो 21 छक्का 126, और -32 1 33 दूना के कितना हो जाएगा 66, हो जाएगा 66। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा -126 और ये +126 इक्वल टू 0। तो क्या लिख देंगे, इसलिए ए बी सी डी चारों बिंदु एक समतल है, इसलिए बिंदु ए बी सी डी एक
समतलीय है, समतलीय है। प्रूफ ये हमको सिद्ध करना था। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। उस सदिश को ज्ञात कीजिए जिसका तीन सदिशों 3i कैप प्लस -5k का कैप, मैंने 0j का कैप अपने से ऐड कर लिया है, और वेक्टर दूसरा वेक्टर है 2i का कैप प्लस 7j का कैप और प्लस 0k का कैप मैं स्वयं ऐड कर लिया हूँ, और एक वेक्टर है i प्लस j का i कैप प्लस j कैप प्लस k का कैप के साथ अदिश गुणनफल -1, 6 तथा 5 है। मतलब हमको मैं बताता हूँ, एक ये वेक्टर हमको फाइंड आउट करना, मैं लिख दूँ कि माना वेक्टर d इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के का कैप, तो ये वेक्टर हमको फाइंड आउट करना है। जबकि इस वेक्टर का इन तीनों वेक्टर्स के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो दिया गया है। ये a डॉट डी की वैल्यू -1, b डॉट डी वैल्यू की वैल्यू 6 और c डॉट डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये i प्लस जे प्लस के का कैप, मतलब कि इसके डॉट इसके साथ इसका डॉट जो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये वेक्टर कितना होगा। तो जो वेक्टर d है उसमें x y z जो है उसी को हमको फाइंड आउट अगर कर लेंगे तो उस वेक्टर को लिखा जा सकता है। तो चूंकि लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि a डॉट जो d है, जो a डॉट d है वो कितना के बराबर है, -1 के बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे a की वैल्यू है ये 3i कैप प्लस 0j का कैप और -5k का कैप डॉट एक्स आई का कैप प्लस वाई जे का कैप प्लस जेड के का कैप इक्वल टू कितना है, -1 है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा 3x और ये तो खत्म हो जाएगा -5z इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है, b डॉट डी, तो b की वैल्यू कितनी है, पुनः चूंकि जो वेक्टर b डॉट वेक्टर d है वो कितना के इक्वल है, 6 के इक्वल। दिस इम्प्लाइड b की वैल्यू है 2i का कैप प्लस 7j का कैप और ये माइनस ये प्लस 0k का कैप डॉट एक्स आई का कैप प्लस वाई जे का कैप और प्लस जेड के का कैप इक्वल टू कितना है, 6। दिस इम्प्लाइड ये हो जाएगा 2x प्लस 7y और ये तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 6। समीकरण नंबर 2। और यहाँ से क्या बनेगा, पुनः c डॉट d यानी कि c डॉट d इक्वल टू कितना है, 5। दिस इम्प्लाइड c की वैल्यू है i प्लस j का कैप प्लस k का कैप डॉट d की वैल्यू है एक्स आई का कैप प्लस y j का कैप प्लस z k का कैप इक्वल टू कितना है, 5 है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना के, 5 के। इक्वेशन नंबर ये 3 हो जाएगा। अब समीकरण 1, 2 और 3 को सॉल्व होकर के हमको x, y, z का मान निकालना है। x, y, z 3 अज्ञात राशियां हैं और 3 समीकरण भी हैं, तो हल हो जाएगा, लेकिन बस ये है कि कैसे हल होगा वही हमको देखना है। तो देखते हैं x, y, z। अगर यहाँ से हम z का मान x के फॉर्म निकाल दें, y का भी मान x के फॉर्म निकाल दें, तो z और x का मान यहाँ पर रख देंगे तो x के फॉर्म में हो जाएगा, वैल्यू निकल जाएगी। तो लिख दे रहे हैं 1, 2 तथा 3 से। तो ये x को तो वैसे ही रहने देंगे, y का मान यहाँ से निकाल दे रहे हैं, तो y का मान हो जाएगा 6 - 2x और बटे में 7, ये हो जाएगा y का मान। प्लस z का मान निकाल दें यहाँ से, तो z का मान हो जाएगा 3x प्लस 1, चाहे 1 प्लस 3x, यहाँ से ये इधर जाएगा और अपान में कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू कितना है, ये 5 है। इसका 35 एलसीएम हो जाएगा नीचे का, तो ये 35 और ये क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 5x और प्लस ये तो हमारा हो जाएगा, ये 35 होगा, 35x और ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 5 × 6 = 30 और माइनस 10x और फिर ये 5 × 7 = 35, 7 और प्लस 21x और इक्वल टू कितना है, ये 5 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 35 और 21 56 और 56 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 46x और ये कितना है, प्लस 37।
और इक्वल टू 35 25 30 25 150 5 5 25 175। अब ये हो जाएगा 46x इक्वल टू, इसमें से ये जाकर घट जाएगा तो 15 में से 7 जाएगा 8 और 6 में से 3 जाएगा 3 और ये 138, 40 3 120 36 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। x का मान 3 आ गया है तो इसमें अगर रख देंगे तो z का मान आ जाएगा, इसमें रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो लिख रहे हैं यहाँ पर 2 से x का मान 3 यानी कि 2 गुणे 3 और ये प्लस 7 y इक्वल टू 6, तो ये 6 से 6 कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 0। अब फिर उसके बाद यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ से भी अब निकाल देंगे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि x का मान y का मान निकल चुका है। चलो 3 से लिख रहे हैं, 3 से x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 0 प्लस z इक्वल टू कितना है 5 है। तो यहाँ से आ जाएगा z बराबर कितना के 2, इसलिए d बराबर वेक्टर d बराबर x i का कैप मतलब कि 3i का कैप और y तो 0 है तो ये तो खत्म हो जाएगा और z यानी कि 2k का कैप, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम सवाल है, जैसा क्वेश्चन नंबर 10 था वही क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या है, यदि वेक्टर a इक्वल टू i का कैप प्लस 4j का कैप प्लस 2k का कैप, वेक्टर b इक्वल टू 3i का कैप माइनस 2j का कैप प्लस 7k का कैप, वेक्टर c इक्वल टू 2i का कैप माइनस j का कैप प्लस 4k का कैप, तो एक सदिश वेक्टर d ज्ञात कीजिए जो सदिशों a और b दोनों पर लंब है और c डॉट डी इक्वल टू 15। तो मैंने मान लिया है कि माना वेक्टर d इक्वल टू जो ज्ञात करना है एक्स आई का कैप प्लस वाई जे का कैप प्लस जेड के का कैप, और ये दिया हुआ है कि जो वेक्टर d है वो a और b पर क्या है परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि अब चूंकि यहाँ पर सॉल्यूशन के अंतर्गत भी लिख दिया कि दिया है ये और मान लिया है ये। अब चूंकि a डॉट डी इक्वल टू 0 b डॉट डी इक्वल टू 0, क्योंकि जो हमारा d है a और b दोनों पर लंब है और ये कह रहा है कि जो c का d से डॉट प्रोडक्ट है वो कितना है 15 लिखा हुआ है और c डॉट डी इक्वल टू 15। तो d हमको ज्ञात करना है तो x y z ज्ञात करना होगा। तो लिखते हैं अब ये चूंकि इतना है तो ये इंप्लाई क्या करेगा ये देख लेते हैं, a डॉट डी यही है तो हो जाएगा, लिख दें डायरेक्टली यहाँ पर x प्लस 4y x प्लस 4y प्लस 2z और इक्वल टू 0। ये क्या इंप्लाई करेगा b डॉट डी, ये b डॉट डी तो हो जाएगा 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y और प्लस 7z इक्वल टू 0। और ये क्या इंप्लाई करेगा c डॉट डी है ना, तो ये c डॉट डी 2x माइनस y और प्लस 4z इक्वल टू कितना है 15। बस अब ये हमारे पास समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है। इन्हीं तीनों समीकरण को सॉल्व करके हमको x y z का मान निकालना है। तो अब यहाँ से वो प्रोसेस हमारा काम नहीं करेगा जो अभी इससे एक वेरिएबल का मान निकाल के इसमें से एक वेरिएबल का मान निकाल करके और इसमें रख दिए हैं, तो निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हैं, जनरल प्रोसेस से भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो चले हम जनरल प्रोसेस का ही यूज कर ले रहे हैं। तो मैं बताता हूँ, इसमें से एक वेरिएबल किसी को गायब कर लें। मान लीजिए कि अगर x को गायब कर दे रहे हैं तो x को यहाँ से भी गायब कर लेंगे और y z में दो हमारा समीकरण बन जाएगा, हल करके y z का मान निकाल देंगे। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। तो किसको गायब कर लेंगे, चलिए इसको गायब कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके y को गायब कर ले रहे हैं ना, तो ये क्योंकि y को गायब करना आसान, इसमें 2 का गुणा करके जोड़ देंगे। तो लिख दे रहे हैं 1 + 2 इंटू मतलब कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करके और 1 में जोड़ दे रहे हैं। तो एक क्या है x + 4y + 2z और इक्वल टू 0। 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 6x और ये -4y और ये +7 गुना के 14z और इक्वल टू 0। जोड़ देंगे तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, ये हो जाएगा 7x + 14 × 16 z इक्वल टू 0। अब इसको हम लिख दे रहे हैं समीकरण नंबर 4। अब फिर उसके बाद इन दोनों को सॉल्व कर ले रहे हैं और इसमें क्या करेंगे 2 का इसमें गुणा करके और घटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 -
2 गुणे 3, 3 में 2 से गुणा करके इसमें से घटा दे रहे हैं, तो पहले इसको लिख दें 3x माइनस 2y प्लस 7z और इक्वल टू कितना है 0। इसमें किसका गुणा करना है 2 का, तो ये 2 दूना के 4x और ये हो जाएगा माइनस 2y और ये हो जाएगा प्लस 4 दूना के 8, z इक्वल टू 15 दूना के 30। घटा देंगे तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये वाला पोर्शन कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस x और ये हो जाएगा माइनस z और इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 30 माइनस 30 ये। अब ये हो जाएगा x प्लस जेड इक्वल टू कितना के 30। इक्वेशन नंबर ये कितना हो गया 5। अब देख ले रहे हैं इसमें 7 से गुणा करके इसमें से घटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे 7 से गुणा इसमें करके, तो ये हो जाएगा हमारा, चाहे 16 से गुणा करते रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, किसी से कर लेते हैं। चलें इसमें से लिख रहे हैं हम कि 4 में से घटा दे रहे हैं 7 का गुणा करके, किसको 4 को, 4 में 7 का गुणा करके घटा दे रहे हैं। ये क्या है 4 ये है ना 5 है, ये वाला 5 में 7 का गुणा करके और इसमें से घटा दे रहे हैं। तो पहले हम 4 को लिख दे रहे हैं यहाँ पर, 4 कितना है 7x प्लस 16z इक्वल टू कितना है 0 है। आज 7 का इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 7x प्लस 7z इक्वल टू 3 सत्ते 21 210 हो जाएगा। अब घटा देंगे तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा कट जाएगा, तो 16 में से 7 जाएगा तो 9z इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस 210। तो ये देख लें 2 1 3 से काट दें तो z इक्वल टू माइनस 70 और बटे में कितना हो जाएगा 3, क्योंकि बटे में 9 करेंगे 3 से उसको काट लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा z का मान। थोड़ा सा हम एक और वैल्यू निकाल देते हैं 5 से, ये 5 है, इसमें हम z का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा x और माइनस 70 बटे में 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 के। इसको इधर कर लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 3 90, यानी कि 30 प्लस 70 बटे में 3, तो 30 3 90 9 7 16, 30 3 90 9 7 16, 160 बटे में कितना हो जाएगा 3। एक वैल्यू और निकाल दे रहे हैं, किसका मान निकालना है अब, x का मान हो गया, ये z का मान हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, तो x का और z का मान आ गया है। तो अब इसमें से ये हमारे पास जो 3 समीकरण है किसी एक में रख लेंगे x और z का मान, तो y का मान निकल जाएगा। चलें किसी में भी रख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं 1 से, तो 1 में ये x तो निकल चुका है, x की वैल्यू कितनी है 160 बटे में 3 और प्लस 4y और z की वैल्यू कितनी है, तो ये है प्लस 2 इंटू z का मान है माइनस, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 70 बटे में 3। अब इक्वल टू कितना है 0, बस सॉल्व कर देते हैं इसको। तो हो जाएगा 160 बटे में 3 माइनस 7 दूना के 14, 140 बटे में 3 और प्लस ये 4y इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 20 बटे में 3 और प्लस ये 4y इक्वल टू 0, यानी कि हो जाएगा 5 बटे में 3 प्लस y इक्वल टू 0, तो y बराबर आ जाएगा माइनस 5 बटे में 3। तो अब लिख देंगे इसलिए d इक्वल टू, इसलिए वेक्टर d इक्वल टू वेक्टर d x i कैप, यानी कि 160 बटे में 3 i का कैप और y का मान कितना है माइनस 5 बटे में 3 j का कैप और प्लस z का मान कितना है भी माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा 70 बटे में 3 k का कैप। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को, तब हम आगे देखते हैं। तो ठीक है, हम लोगों को अब नेक्स्ट लेक्चर से देखना है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट करना रह गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।